नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। आज हम केरल के त्रिशूर जिले के अष्टमीचिरा गांव में हैं। केरल दक्षिण भारत के मालाबार तट पर स्थित है। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जो यहाँ के पहाड़ों और समुद्र तटों की सीमा में स्थित है। इसके अलावा देश में उच्चतम साक्षरता दर होने की वजह से ये अपने आप में अद्वितीय है। केरल अपने पारंपरिक खान पान के लिए भी काफी जाना जाता है। यहाँ भोजन में नारियल और कड़ी पत्ते का इस्तेमाल आम बात है, जो यहाँ के भोजन को एक अनूठा स्वाद देता है। तो आइए देखते हैं आज हमारी पाकशाला में क्या पक रहा है केरल के अष्टमीचिरा गांव में। केरल अपने पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजनों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। केरल को मसाले की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ का भोजन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन से भरपूर है। केरल में नारियल बहुतायत पैदा होता है, इसलिए नारियल यहाँ के व्यंजनों में मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक बनते हैं। नारियल के कर्नेल, नारियल क्रीम और नारियल के दूध का उपयोग व्यंजनों में व्यापक रूप से गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। हमारी पाकशाला में आज हम केरल के त्रिस्सूर जिले के अष्टमीचिरा गांव में हैं। त्रिस्सूर को केरल की कल्चरल कैपिटल यानी सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ हम आज केरल के पारंपरिक और स्वादिष्ट सांभर, डोसा, पुट्टू, कडला करी, उप्पम्बू, केरला टमाटर फ्राई और मूंगफली की लाजवाब चटनी का जायका लेंगे। केरल एक संपन्न राज्य है, जहां चारों तरफ हरियाली और खुशहाली है। केरल के समुद्र तटों की सुंदरता का शब्दों में वर्णन कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन जितने सुंदर और मनमोहक यहाँ के तट हैं, उतने ही सुंदर यहाँ के गांव भी हैं। हरियाली से भरे यहाँ के गांवों में कई ऐसे समृद्ध किसान हैं जो काफी अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ के किसानों की जीवन शैली भी आज के जमाने की है। अच्छी बात यह है कि इतने आधुनिक होकर भी ये लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। वही पारंपरिक खाना, वही खाना बनाने का पारंपरिक ढंग, जमीन पर बैठकर केले के पत्तों पर हाथ से खाना खाने की शैली आज भी इन लोगों में बसी हुई है। सही मायनों में केरल के लोग अपनी सभ्यता को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। आपको केरल के पारंपरिक खान पान और यहाँ की सभ्यता से रूबरू कराने के लिए हम जा पहुँचे केरल के त्रिस्सूर जिले के अष्टमीचिरा गांव में। यहाँ हमारी मुलाकात विजय लक्ष्मी नाम की एक महिला से हुई। विजय लक्ष्मी केरल के अलग अलग व्यंजन बनाने की बहुत शौकीन है। विजय लक्ष्मी की रसोई चारों तरफ से खुली और हवादार है। यहाँ खाना बनाने के दौरान विजय लक्ष्मी हर मौसम और हर ऋतु का आनंद लेती हैं और कहते हैं कि खाना बनाते वक्त गृहिणी का मन जितना खुश होता है, खाने में स्वाद भी उतना ही ज्यादा आता है। इस रसोई की एक खास बात ये भी है कि यहाँ रखे तमाम बर्तन पारंपरिक हैं। ये लोग खाना बनाने में स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल काफी कम करते हैं। ये लोग पारंपरिक पीतल के बर्तनों में ही खाना बनाते हैं। इन बर्तनों में बना खाना काफी स्वादिष्ट होता है। രാവിലെ ഇഡ്ഡലി, ദോശ, പുട്ട്, ഉപ്പുമാ, പൂരി, इडली, डोसा, पुट्टू, उपमा, पूरी, इडियप्पम और एलाइपो, इन सभी व्यंजनों को हम अलग अलग दिन बनाते हैं ताकि खाने में वैरायटी बनी रहे। പിന്നെ അതിന് കടലക്കറി, ചട്നി, സാമ്പാർ। आज विजय लक्ष्मी अपनी सास के साथ मिलकर केरल के स्वादिष्ट पारंपरिक भोजन बनाने जा रही हैं और इनकी पाकशाला में आज सबसे पहले सांभर बनाने की तैयारी हो रही है। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर काटते हैं। इन सब्जियों में आलू, टमाटर, लौकी, कद्दू, गाजर, फली, बैगन, प्याज,
भिंडी, पुदीना, कच्चा केला, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, मोरिंगा और सूरन शामिल हैं। इसके अलावा और भी मौसमी सब्जियों को सांभर में डाला जा सकता है। केरल में सांभर बनाने में अरहर दाल का इस्तेमाल होता है। इसके लिए पहले दाल को बारीकी से चुनते हैं, फिर इसे धोकर साफ किया जाता है। कुछ देर के लिए दाल को पानी में भिगाकर छोड़ दिया जाता है ताकि दाल पानी में अच्छे से फूल सके। फिर चूल्हे में आंच जलाई जाती है और सांभर बनाने के लिए एक खुले बर्तन में पानी डालकर दाल को पकाने के लिए रख दिया जाता है। इस दौरान गृहिणी दाल के कुछ दाने बर्तन से निकालकर बीच बीच में हाथों से कुछ इस तरह जांचती हैं ताकि पता लग सके कि दाल गलने में अभी कितनी गुंजाइश है। जब दाल अच्छे से गल जाती है तो गृहिणी इनमें कटी हुई सब्जियां डालती हैं। इसी दौरान इसमें नमक और थोड़ी हल्दी मिलाई जाती है। फिर से केले के पत्ते से ढककर धीमी धीमी आंच पर करीब 15 मिनट तक पकाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब सांभर में सारी सब्जियां अच्छी तरह से गल जाती हैं, तो इसमें इमली का पानी डाल दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इमली का पानी सब्जियां गलने के बाद डाला जाता है, वरना खटास होने के कारण सब्जियां गलने में परेशानी हो सकती है। जब तक सांभर तैयार होता है, तब तक गृहिणी तड़का लगाने के लिए मसाला तैयार करती हैं। तड़का लगाने के लिए सारे मसालों को एक कढ़ाई नुमा बर्तन में नारियल तेल डालकर उसमें हींग, हल्दी, उड़द दाल, मेथी, धनिया, सूखी लाल मिर्च, लहसुन और बारीक कसा हुआ नारियल डालकर भून लेते हैं। इस दौरान इन मसालों को बर्तन में सावधानी पूर्वक चलाते रहना पड़ता है और चूल्हे में आंच हल्की कर दी जाती है ताकि मंद आंच पर मसाले अच्छे से भुन सकें और खाने में इनकी खुशबू और स्वाद बरकरार रहे। भुने हुए सभी मसालों को एक साथ एक पत्थर की ओखली में डालकर इसे मूसल से कूटकर बारीक पीस लेते हैं। जब सारे मसाले पिसकर तैयार हो जाते हैं, तो इनमें पानी मिलाकर कुछ देर के लिए इन्हें फूलने के लिए रख दिया जाता है। उधर सांभर पककर तैयार है और इधर मसाला भी तैयार हो चुका है। तो अब सांभर की आखिरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सबसे आखिर में सांभर में मसालों का ये घोल मिलाकर उसमें एक उबाल और लगाया जाता है। जब तक सांभर पकता है, तब तक इसे केले के पत्ते से ढककर ही पकाते हैं। इसी विधि से अगर आप भी अपने घर में सांभर बनाएंगे तो आपको दक्षिण भारत का जायका और खुशबू दोनों महसूस होंगे। एक तरफ धीरे धीरे सांभर पक रहा है तो दूसरी तरफ महिलाएं डोसा बनाने की तैयारी कर रही हैं। डोसा बनाने के लिए खास तरह के तवे का इस्तेमाल होता है जो ऊपर से एकदम चपटा होता है। चूंकि डोसा केरल का सबसे लोकप्रिय और मुख्य व्यंजन है, इसीलिए यहाँ हर घर में आपको डोसा बनाने में इस्तेमाल होने वाला ये खास तवा मिल जाएगा। चपटे तवे को आंच पर चढ़ाने के बाद केले की लकड़ी से इस पर नारियल का तेल लगाते हैं। फिर चावल के घोल को तवे पर इस तरह से फैलाते हैं। ये घोल कैसे तैयार होता है, हम आपको ये भी बताएंगे। पहले देखिए कि कैसे ये महिलाएं चावल का घोल तवे पर फैला रही हैं। जब डोसा एक तरफ से पककर हल्के भूरे रंग का हो जाता है तो इसे एक पैनी करछी की मदद से पलटकर दूसरी तरफ से सेकते हैं। दोनों तरफ से पकने के बाद इसे तवे से उतारकर केले के पत्ते पर इस तरह मोड़कर रखते हैं और केले के पत्ते से ही इसे ढक दिया जाता है।
जिस चावल के घोल से महिलाओं ने ये मुलायम और स्वादिष्ट डोसा बनाया, इसके लिए चावल को छानकर, फटक कर और बीन कर साफ किया जाता है। फिर पानी से 2 से 3 बार धोकर इसे करीब 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया जाता है। हालांकि आज के आधुनिक दौर में महिलाएं भीगे हुए चावल को मिक्सी या ग्राइंडर में पीसती हैं, लेकिन परंपरागत रूप से इसे पत्थर की सिल पर सिलौटे की मदद से पीसा जाता है। जब ये घोल पिसकर बारीक हो जाता है तो इसमें हल्का नमक डालकर कुछ घंटे के लिए रख दिया जाता है और फिर एक बर्तन में हाथों से फेंटकर इससे डोसा बनाया जाता है। सांभर के साथ डोसा तो पूरे भारत में प्रचलित है, लेकिन इसके अलावा केरल के कई व्यंजन ऐसे भी हैं जिनका नाम शायद ही आपने कभी सुना होगा। कडला करीब चने से बनने वाला एक ऐसा व्यंजन है जिसका इस्तेमाल सब्जी के तौर पर किया जाता है। इसे बनाने के लिए पहले सूखे चने को साफ करके रात भर के लिए पानी में भिगा दिया जाता है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जिस तरह से केरल में सांभर के साथ डोसा खाने का चलन है, ठीक उसी तरह पुट्टू के साथ कडला करी भी काफी प्रचलित है। सांभर डोसा बनाने के बाद विजय लक्ष्मी और इनके घर की बाकी महिलाएं अब पुट्टू और कडला करी बनाने की तैयारी कर रही हैं। दरअसल कडला करी चने से बनने वाला एक ऐसा व्यंजन है जिसका इस्तेमाल सब्जी के तौर पर किया जाता है। इसे बनाने के लिए पहले सूखे चने को साफ करके रात भर के लिए पानी में भिगा दिया जाता है। अगली सुबह जब चने पानी में भीगकर फूल जाते हैं तो इन्हें एक बर्तन में उबाल लिया जाता है। उबलने के बाद जब चने मुलायम हो जाते हैं तो इन्हें एक बर्तन में निकाल लिया जाता है। अब विजय लक्ष्मी इसमें तड़का लगाने की तैयारी कर रही हैं। तड़का लगाने के लिए प्याज, लहसुन, अदरक, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। सारी सब्जियों को छीलकर महीन काट लिया जाता है। फिर आंच पर एक चौड़े मुंह वाला बर्तन चढ़ाया जाता है। बर्तन में थोड़ा नारियल का तेल डालते हैं। चूंकि केरल में नारियल बहुतायत होता है, इसलिए खाना बनाने में नारियल तेल का ही ज्यादा इस्तेमाल होता है और ये सेहत के लिए भी अच्छा है। जब बर्तन में तेल गर्म हो जाता है तो इसमें कटा हुआ प्याज, कड़ी पत्ता, लहसुन और अदरक डालते हैं। इसके बाद इसमें टमाटर और बाकी पारंपरिक मसाले मिला दिए जाते हैं। जब मसाले तेल में अच्छे से भुन जाते हैं और ये तेल छोड़ने लगते हैं तो इनमें सौंधी खुशबू आने लगती है। इससे अंदाजा हो जाता है कि मसाला भुनकर तैयार है। अब इसमें उबले हुए चने को थोड़ा पानी मिलाकर पकने के लिए रख दिया जाता है। इसे खुले बर्तन में करछी से चलाते हुए पकाया जाता है। करी में उबाल आने के बाद इसमें पिसा हुआ नारियल डाल दिया जाता है और इसी के साथ खुशबूदार और जायकेदार कडला करी बनकर तैयार है। केरल का डोसा, पुट्टू, कडला करी और उपमा वो काफ़ी हेल्दी फूड हैं। कडला करी की ही बात करें तो इसमें फाइबर होता है, प्रोटीन होती है और ब्यूटीरेट नामक एक फैटी एसिड मौजूद होता है जो कि कैंसर को जन्म देने वाली कोशिकाओं को ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। इसमें बीटा कैरोटीन भी मौजूद होता है जो हमारी आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
इसमें आयरन भी होता है जो कि हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होने देता। विटामिन ए, बी, सी भी इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कडला करी ज्यादातर पुट्टू के साथ खाई जाती है, लिहाजा अब ये महिलाएं पुट्टू बनाने जा रही हैं। हो सकता है आपको पुट्टू बनाने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन लगे, लेकिन केरल की महिलाओं के लिए तो ये रोज का काम है। पुट्टू बनाने के लिए पहले कच्चे नारियल को महीन घिसना पड़ता है। सबसे पहले नारियल के अंदर के सफेद हिस्से को एक खास यंत्र की मदद से बाहर निकालते हैं। इस मशीन में लोहे के पैने दांत होते हैं जो काफी धारदार होते हैं। जब नारियल को इस पर घिसते हैं तो अंदर का सफेद हिस्सा बुरादा बनकर बाहर आ जाता है और ऊपर का कटोरी नुमा भाग बच जाता है। लेकिन पुट्टू बनाने के लिए अभी इस नारियल को और महीन करना बाकी है, इसलिए इसे ओखली से कूटकर बारीक कर लिया जाता है। पुट्टू बनाने के लिए महीन घिसे हुए नारियल में हल्का सा नमक और चावल का आटा मिला देते हैं। चावल के आटे का इस्तेमाल यहाँ कई व्यंजनों को बनाने में होता है, इसलिए यहाँ हर घर में ये आसानी से उपलब्ध है। इसके बाद इस मिश्रण में हल्का हल्का पानी मिलाकर गूंथा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि मिश्रण में पानी बहुत ही कम मिलाया जाता है ताकि ये खिला खिला सा रहे। पुट्टू चावल और रागी दोनों के आटे से बनाया जाता है। चावल का आटा सफेद होता है तो वहीं रागी का रंग हल्का लाल होता है, लेकिन दोनों तरीके का पुट्टू बनाने का तरीका एक जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि चावल के आटे से बने पुट्टू सफेद रंग के बनेंगे, वहीं रागी के आटे से बने पुट्टू दिखने में हल्के भूरे रंग के होंगे। विजय लक्ष्मी जब भी पुट्टू बनाती हैं तो दोनों तरीके से बनाती हैं ताकि परिवार के सदस्यों को दोनों तरह का स्वाद मिल सके। अब पुट्टू बनाने का मिश्रण पूरी तरह से तैयार है, तो देखते हैं कि आखिर इसे कैसे बनाया जाता है। अब इस खास तरह के बर्तन को देखिए, इसे अंग्रेजी में पुट्टू पोट कहते हैं। नीचे से इसका हांडी जैसा आकार होता है और ऊपर से ये गिलास जैसे लंबे आकार का होता है। पुट्टू बनाने के लिए नीचे वाले गोल बर्तन में पानी भरा जाता है। ऊपर गिलास जैसे दिखने वाले हिस्से के नीचे की तरफ जाली लगी होती है। जाली के ऊपर नारियल और चावल के आटे का मिश्रण कुछ इस तरह परत दर परत भरा जाता है और इसे ऊपर से ढककर पकने के लिए रख दिया जाता है। बर्तन के नीचे वाले हिस्से को जब आंच पर रखते हैं तो इसमें भरा पानी गर्म हो जाता है, जिससे निकलने वाली भाप जाली के रास्ते गिलास वाले लंबे हिस्से में पहुंच जाती है और इसी भाप से धीरे धीरे पककर पुट्टू बनता है। जिस जगह पर हांडी वाले हिस्से में गिलास वाला हिस्सा फिट करते हैं, वहां बाहर की तरफ एक कपड़ा लपेट दिया जाता है ताकि कहीं से भाप बर्तन के बाहर ना निकल पाए। ऐसा करने से ज्यादा भाप गिलास वाले हिस्से में जाती है और पुट्टू को पका देती है। करीब 10 मिनट तक भाप में पकने के बाद बर्तन के अंदर पुट्टू बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद एक बांस की खरपच्ची की मदद से इस तरह सावधानी पूर्वक पुट्टू को बर्तन से बाहर निकाला जाता है। गर्मा गर्म और खुशबूदार पुट्टू को केले के पत्ते पर रखकर केले के पत्ते से ही ढक दिया जाता है। पुट्टू बनाने की पुट्टू कुड़म एक तरह की देसी मशीन है जो यहाँ हर घर में मिलेगी, क्योंकि पुट्टू के साथ कडला करी यहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है जो हर घर में करीब रोजाना ही बनाया जाता है। क्योंकि चावल का आटा काफी हल्का होता है, ऊपर से इसमें नारियल का बुरादा मिला होता है। समंदर के तट से सटे होने की वजह से केरल में मौसम काफी गर्म रहता है।
जबकि नारियल की तासीर ठंडी होती है। यही वजह है कि दक्षिण भारत में खाने में नारियल का खासा इस्तेमाल होता है। जिस तरह पुट्टू गुणों से भरपूर है, उसी तरह कड़ला करी भी काफी पौष्टिक होती है, क्योंकि इसमें चना होता है और चने में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फाइबर भी पर्याप्त मात्रा में होता है। केरल के पारंपरिक व्यंजनों में उप्पम्बू और केरल टमाटर फ्राई भी काफी लोकप्रिय है। साथ ही ये सारा पकवान जब नारियल और मूंगफली की चटनी के साथ परोसा जाता है तो मुंह से पानी आने लगता है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। केरल में शाकाहारी व्यंजनों में भी इतनी विविधता है कि मीठे, नमकीन और चटपटे पकवानों में एक से बढ़कर एक व्यंजन है। कुछ व्यंजन तेल में तले हुए तो कुछ भाप से पकाकर बनाए जाते हैं। खाना बनाने की तकनीक के आधार पर ही उसका स्वाद निर्भर करता है। ये भी एक वजह है कि केरल के व्यंजनों में विविधता बहुत है। ऐसा ही एक व्यंजन है उप्पम्बू। तमिलनाडु में इसे उपमा कहते हैं और केरल में उप्पम्बू कहा जाता है। उप्पम्बू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में सूजी को भूना जाता है, फिर चूल्हे पर एक कढ़ाई-नुमा बर्तन चढ़ाया जाता है। केरल की भाषा में इस बर्तन को उरुली कहा जाता है। उरुली में थोड़ा तेल डालकर उसमें सरसों के दाने, सूखी लाल मिर्च, उड़द की दाल और बाकी बारीक कटी सब्जियां मिलाई जाती हैं, जैसे बारीक कटी गाजर, फली, प्याज, अदरक और हरी मिर्च डाली जाती है। सारी सब्जियों को चलाते हुए तेल में अच्छे से भूना जाता है। फिर सब्जियां 50% तक गल जाती हैं, तो इसमें पानी डाल दिया जाता है। साथ ही स्वादानुसार नमक मिला दिया जाता है। पानी में उबाल आने के बाद इसमें भुनी हुई सूजी डाल दी जाती है। इस दौरान ध्यान देने वाली बात यह है कि गर्म पानी में सूजी डालने से उसमें गांठें पड़ सकती हैं। लिहाजा यहाँ एक महिला धीरे धीरे सूजी डालती जाती है तो दूसरी से फटाफट चलाती जाती है ताकि इसके अंदर गांठें ना पड़ सके और सूजी पानी में अच्छी तरह से घुल सके। कुछ ही मिनटों में जब सूजी बर्तन के अंदर के सारे पानी को सोख लेती है तो सुनहरे रंग का खुशबूदार, स्वादिष्ट और पौष्टिक उप्पम्बू बनकर तैयार हो जाता है। उप्पम्बू वैसे तो बिना किसी सब्जी और चटनी के ही खाया जाता है। उप्पम्बू के साथ और इसके अलावा भी केरल में टमाटर फ्राई का चलन है। ये खट्टा मीठा व्यंजन खाने में चटनी की तरह इस्तेमाल होता है और भोजन के स्वाद में 4 चांद लगा देता है। केरल टमाटर फ्राई के लिए सबसे पहले टमाटर, हरी मिर्च और प्याज के बारीक टुकड़े कर लिए जाते हैं। फिर कढ़ाई में थोड़ा नारियल का तेल डालकर उसमें कटे हुए टमाटर, प्याज और मिर्च को एक साथ मिलाकर डाल देते हैं। जब सारी सब्जियां गलने लगती हैं तो इसमें स्वादानुसार नमक, हल्दी, लाल मिर्च और हल्का सा इलायची पाउडर डाल दिया जाता है। इसे जरूरत के मुताबिक थोड़ा सा पानी डालकर हल्के हल्के चलाते हुए पकाते हैं।
जब सब्जियां गल जाती हैं तो गर्मा गर्म चटपटा और खुशबूदार टमाटर फ्राई बनकर तैयार हो जाता है। बाद में इसे कड़ी पत्ते से सजाकर चूल्हे से उतार लिया जाता है। चटनी भारतीय भोजन की पहचान सी बन गई है। हालांकि हर राज्य में इसे बनाने का तरीका अलग है। राज्य के मुताबिक इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी अलग होती है और उसी हिसाब से इसका स्वाद भी अलग होता है। लेकिन देश भर के अलग अलग हिस्से में इसे बनाने और खाने का चलन काफी ज्यादा है। कहीं पुदीना तो कहीं धनिया, कहीं कच्चा आम तो कहीं हरी मिर्च, कहीं अनारदाना तो कहीं इमली, कहीं तिल तो कहीं मूंगफली की चटनी हमारे देश के अलग अलग राज्यों में प्रचलित है। केरल में भी चटनी को बड़े शौक से बनाया जाता है। यहाँ नारियल और मूंगफली को मिलाकर स्वादिष्ट चटनी बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए ये लोग पत्थर से बनी गोलाकार कटोरा नुमा सिल का इस्तेमाल करते हैं। इस ओखली को मलयालम भाषा में उड़हल कहते हैं। उड़हल में पहले क्रश किया गया नारियल पीसते हैं, फिर मूंगफली और हरी मिर्च के साथ अदरक पीसते हैं। जब सारी चीजें पिसकर तैयार हो जाती हैं, तो इन्हें आपस में मिलाकर नमक डाल दिया जाता है। इसी के साथ ये चटपटी लाजवाब चटनी बनकर तैयार हो जाती है। शाम का समय हो चला है और खाना भी बनकर तैयार हो चुका है। सारे व्यंजन केले के पत्तों से ढककर रखे गए हैं और इन्हें परोसा भी केले के पत्तों पर ही जाएगा। दरअसल केले के पत्तों को काफी शुद्ध माना जाता है, इसलिए वर्षों से इनका इस्तेमाल खाना बनाने और परोसने में किया जाता रहा है। आज भी दक्षिण भारत में केले के पत्तों पर खाना परोसने की परंपरा चली आ रही है। खाना परोसने से पहले विजय लक्ष्मी अपने बगीचे से केले के साफ और साबुत पत्ते चुनकर लाती हैं। फिर इन्हें पानी से धोकर और साफ कपड़े से पोंछकर रखती हैं। जब परिवार के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो विजय लक्ष्मी प्यार से सबके लिए भोजन परोसती हैं। जमीन पर कपड़े का आसन बिछाकर परिवार के सदस्यों को पंगत में बिठाया जाता है और फिर एक एक कर इन पत्तों पर व्यंजन परोसे जाते हैं। जब परिवार के लोग इन स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजनों को खाते हैं, तो उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। इन्हें शौक से खाना खाते देख विजय लक्ष्मी के दिल को जो सुकून मिलता है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दर्शकों, आज हमारी पाकशाला में बस इतना ही। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई जगह और अनोखे स्वादिष्ट पारंपरिक खान पान के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अगले हफ्ते हमारी पाकशाला में आपके लिए है झारखंड के स्वादिष्ट बर्रा, एडसा, ढकनेसा, दुधौरी, पपड़ी के साथ आलू, मटर, पनीर और मशरूम की सब्जी, साथ ही कोयले में धुमारी गई चटपटी चटनी